Greetings of the day, student. Here we are, exclusive chapter for CA Foundation. CA Foundation से रिलेटेड जो डायरेक्टली थ्योरी हमें देखनी है शॉर्ट में पहले चैप्टर बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की, वो हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक, तो कुछ पॉइंट्स जो पहले ही बेसिक्स में कवर हो चुके हैं वो थोड़ा सा फास्ट वे में हम मूव करेंगे. यहाँ पे देखिए आप, accountancy, the transactions and events, business transactions and events form the input part for accountancy. These are to be recorded in the books of account. Transaction means business performance and events are end result. जैसे कि सेल्स, परचेज ऑफ मशीनरी, ये ट्रांजेक्शन्स हो गए. आपने सेल्स किया, परचेज किया, परचेज सेल, सेल परचेज सेल. एंड रिजल्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. एंड रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट. तो ये जो एंड रिजल्ट है उसे इवेंट कहते हैं. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, प्रॉफिट ये पोजीशन पे है, तो ये आपका एंड रिजल्ट हुआ पूरे ट्रांजैक्शन का, एंड दैट एंड रिजल्ट इज कॉल्ड एज इवेंट. परचेज ऑफ मशीनरी, दैट इज योर ट्रांजैक्शन, एंड ईयर एंड में यू हैव मशीनरी विथ यू, दिस इज द इवेंट. तो दीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फॉर्म इनपुट्स फॉर अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल के लिए कि वो जो अकाउंटिंग साइकिल होती है, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नलाइज, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, तो इसके लिए द बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर इनपुट्स फॉर अकाउंटिंग साइकिल विच जनरेट आउटपुट इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो व्हाट आर इनपुट्स फॉर अकाउंटिंग साइकिल? Business transaction and events are called as inputs. And what are the output? Financial statements, trading account, profit and loss account and balance sheet. अब अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप 1 होता है जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक्स. स्टेप 2 होता है लेजर पोस्टिंग, प्रिंसिपल बुक्स. स्टेप 3 ट्रायल बैलेंस, अभी आपने देखा बेसिक्स में. और स्टेप 4 फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एल अकाउंट, बैलेंस शीट. तो ये जो आउटपुट है आपका, आउटपुट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पर्सनस. जैसे कि इंटरनल है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज़ है, ये इंटरनल यूज़र्स है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये आउटपुट इंफॉर्मेशन की. और गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, बैंक्स है, क्रेडिटर्स है, ये इसके एक्सटर्नल यूज़र्स है. तो हु आर इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? शेयर होल्डर्स, board of directors, employee staff, these are internal users. Who are external users? Bank, creditors, government, they are external users of financial statement. ठीक, ये पूरी थ्योरी मॉड्यूल से है, आपको वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट करना है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के. अकाउंटिंग कैरी करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. आपको मालूम है किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है? जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, प्रिंसिपल बुक्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू रिकॉर्ड, व्हाट यू विल गेट इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स. तो असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, असर्टेन मीन्स टू फाइंड, एंड रिजल्ट इज प्रॉफिट लॉस. पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस को फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्टिव असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन. व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि हमारे एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं. असर्टेन मीन्स टू फाइंड, ये फाइंड करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है. पहला सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, दूसरा असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तीसरा असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस एजेंसीज, बैंक, गवर्नमेंट, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स. इनको इंफॉर्मेशन, इनको पता चले कि हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, इस साल का रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस कितने इंकर हुए हैं, सफ़र हुए हैं, ये प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन. तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं: systematic record, ascertain results, ascertain position, provide information, and fifth is solvency position. To know the solvency position. What is solvency? If your assets are more than liabilities, that means you are solvent, and if your liabilities are more, that means you are insolvent.
तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दैट इज लिक्विडिटी पोजीशन, लॉन्ग रन सॉल्वेंसी दैट इज सॉल्वेंसी पोजीशन। तो ये सॉल्वेंसी पोजीशन मालूम करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। बोलो 5 ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, a certain result, a certain position, provide information and solvency position by heart, word to word. 5 objectives of accounting, systematic recording, a certain results, a certain position and provide information and solvency position. These are 5 objectives of accounting. Then you have functions of accounting. accounting के 5 functions है। function कार्य प्रणाली, कार्य क्या क्या functions है accounting के। तो कितने functions है? 5 functions है accounting के। पहला है मेजर, टू मेजर द अकाउंटिंग टू बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे आप। अब देखो ये सीक्वेंस में है, जब आप मेजर करेंगे तो कंपेयर और इवेल्युएट करेंगे। मेजर कितना सैलरीज का एक्सपेंस है वो मेजर किया, कितना प्रॉफिट्स है वो मेजर किया, क्या मशीनरी की पोजीशन है वो मेजर किया। मेजर किया तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन इवैल्यूएशन होगा। यू विल कंपेयर योर करंट ईयर पोजीशन विथ योर पास्ट एंड ऑल्सो यू विल कंपेयर योर पोजीशन विथ योर कॉम्पिटिटर, है ना। दोनों है, कंपेयर भी करना है और उसको इवैल्यूएट भी करना है, उसके ऊपर थिंकिंग भी करना है, ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन इज टू मेजर बिजनेस परफॉर्मेंस। सेकेंड, व्हेन यू हैव मेजर्ड देन यू कंपेयर, उसको कंपेयर करेंगे विथ आवर पास्ट परफॉर्मेंस। जब आप कंपेयर करेंगे तो देन यू विल टेक डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग इज थर्ड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, whether to expand, whether to contract, whether to increase the expenses, or how to increase the expenses, how to decrease the expenses, increase the sales, increase the revenues, increase the presence in the market. So first function measure, second compare, third decision making, fourth when you measure and compare you are in a position to control, find the weaknesses, loopholes within the organization and have a control over it. Control the expenses, control or improve, remove the lacunas. तो 5 functions है। पहला measure the business performance, second compare, third decision making, fourth control और fifth है provide information to government regulation and taxation, यानी कि to fulfill the government criteria, जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, एंड दैट विल बी हेल्पफुल डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मेजर सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन है फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इसी के बेसिस पे स्क्रूटनी, इवैल्यूएशन, टैक्स कलेक्शन, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ अकाउंटिंग। बोलिए 5 फंक्शंस, मेजर, कंपेयर, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। वैसे ही 5 ऑब्जेक्टिव्स गए हैं पीछे, 5 ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, 5 ऑब्जेक्टिव्स जो पीछे गए हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, a certain results, a certain position, provide information and solvency position। 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 5 आपके फंक्शंस है। फिर से 5 ऑब्जेक्टिव्स, systematic recording the business transaction, a certain result, a certain position, provide information and solvency position। 5 functions, measure the business performance, compare, decision making, control and government regulation and taxation। ठीक। Next point is bookkeeping, already we have gone through। The initial level of accounting is called as bookkeeping, systematic recording of financial data, proper classification of transaction events। Accounting is based on careful and efficient bookkeeping system। It discloses current position under each head of income and it is clerical in nature। तो हम आगे डिस्टिंग्विश देखेंगे बुककीपिंग अकाउंटेंसी, जो पहले भी हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने 5, बुककीपिंग ऑब्जेक्टिव्स 2 है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एज ए होल। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग। तो यहाँ पे है आपके पास में डिस्टिंग्विश बिटवीन बुककीपिंग। बुककीपिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ अकाउंटेंसी समराइजिंग। Bookkeeping is base, accountancy is language of business। Bookkeeping, financial statement does not form part of bookkeeping। accountancy में financial statement होते हैं। ट्रायल, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये bookkeeping का पार्ट नहीं है, accountancy में ही होता है। और क्योंकि financial statement पार्ट नहीं है तो decision making is not possible under bookkeeping। decision making is possible under accountancy। financial position cannot be ascertained, assets and liabilities under bookkeeping। financial position can be ascertained।
बुक कीपिंग डज नॉट हैव एनी सब फील्ड्स, अकाउंटिंग हैज सब फील्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इस तरह के सब फील्ड्स होते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक, तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट कर चुका है। गुड। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए 11 बेसिक्स में वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स भी 5 है, फंक्शंस भी 5 है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी 5 है, ऐसे याद करना है। ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटेंसी, लिमिटेशंस। लिमिटेशन पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नॉट ऑन फ्यूचर एस्टिमेट्स। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर या परचेजिंग पावर ऑफ मनी के बेसिस पे नहीं, जो संक कॉस्ट है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हमारे बुक्स में जो हमने ख़रीदी थी वो 10 साल पहले, और उसकी आज तक डेप्रिसिएशन लेस करके जो WDV है उस पर रिकॉर्ड होता है, जबकि आज मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आपकी बैलेंस शीट करंट फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे चलती है। दूसरा ड्रॉबैक, intangibles such as honesty, sincerity has no place in accounting. Accounting talks about only monetary transaction, money and money's worth. मनी में जो मेजर हो सकता है वही रिकॉर्डिंग होगा, है ना, वही ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। तो अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में सिंसियर ऑनेस्ट लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एसेट है। इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। सिंसियर, डिवोटेड, डेडिकेटेड अगर लेबर फोर्स है तो नेचुरली उसके वजह से आपका बिज़नेस परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन ये जो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके पास ऑनेस्ट सिंसियर एम्प्लॉई है, डेडिकेटेड स्टाफ है, इसको कहीं अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि ये कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हुआ। तीसरा ड्रॉबैक कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पोस्टुलेट्स है, जो हम अभी देखने जा रहे हैं, एक से ज़्यादा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये ड्रॉबैक हुआ कि आपके ही प्रिंसिपल्स एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। चौथा, मोर देन वन आइटम्स फॉर ट्रीटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इन केस ऑफ इन्वेंट्री में फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज है। तो आप अगर फीफो से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, वेटेड से करते तो अलग आंसर आता है। ये S2 है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, जो आपका चैप्टर हो चुका है। तो अगर आप एक से ज़्यादा मेथड सजेस्ट करेंगे और विच डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये और ये भी एक ड्रॉबैक होगा, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ेगा, आपके जो आंसर्स आने हैं वो अलग आएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है आपके लिए, है ना। उसी तरह से आप डेप्रिसिएशन देखेंगे, SLM का मेथड से जाएंगे तो डेप्रिसिएशन का आंसर अलग आएगा, WDV ऑफ मशीनरी अलग आता है। वहीं आप डेप्रिसिएशन का DBM से करेंगे तो अलग आता है, इट इंक्रीज कन्फ्यूजन। 5 लिमिटेशंस, पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा ऑनेस्ट सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉय, नो प्लेस इन अकाउंटिंग, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, चौथा मोर देन वन आइटम्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सडन इंक्रीजेज द कन्फ्यूजन, पाँचवा इन्फ्लेशन एंड चेंज इन परचेजिंग पावर मनी इज इग्नोर्ड। मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कंसिडर नहीं की जाती है। आपके बैलेंस शीट में मशीनरी भी है, इक्विपमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, स्टॉक भी है, कैश और बैंक भी है। तो वो जो वैल्यूज़ 10 साल से 5 साल से चल रही है, उनकी परचेजिंग पावर आज की क्या रह गई है वो हम नहीं कंसिडर करते हैं, यानी कि चेंजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इग्नोर्ड। तो ये 5 ड्रॉबैक्स है। पहला, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स सच एज ऑनेस्टी, सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, नो प्लेस इन अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, चौथा मोर देन वन आइटम्स फॉर ट्रीटमेंट इंक्रीज कन्फ्यूजन, और पांचवा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज इग्नोर। फिर से 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, रिजल्ट, पोजीशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सॉल्वेंसी पोजीशन। 5 फंक्शंस: मेजर, कंपेयर, डिसीजन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन। 5 limitations of accounting: based on historical cost, honesty has no place, conflict each other, more than one items increase confusion, and effect of inflation is ignored. By heart, you have to by heart these points. ठीक, नेक्स्ट आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रीज़न वाई द लेक्चर इज़ कंडक्टेड। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये 12 जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप।
The reason for gap are following are the three reasons for gap. Achieve uniformity. What do you mean by achieve uniformity? यूनिफॉर्म मतलब कि हर एक ट्रीटमेंट सेम करे. कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए. अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो इसको रिकॉर्ड कैसा करना चाहिए. इंटेंजिबल्स एक्वायर किए तो रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए. तो ये जो कन्फ्यूजन होता है वो रिमूव करना है और यूनिफॉर्मिटी अचीव करना है. सेकेंड, रिमूव कन्फ्यूजन. और थर्ड, अचीव कंसिस्टेंसी. These three are basic reasons to have gap. The three reasons why we have gap: achieve uniformity. यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसे ट्रीट करें. रिमूव कन्फ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है ये कन्फ्यूजन निकाला गया. एंड एक्वायर कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी सातत्य. आज जो ट्रीट किया वही हर साल साल दर साल एक जैसा ट्रीटमेंट करना है. अब आप देखेंगे, अब आप जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं रोज़ 10 घंटे स्टडी कर रहा है. स्टूडेंट कैसा कर रहा है? रोज़ डेली 10 आवर्स. तो ये कंसिस्टेंसी है. कैसा है? कंसिस्टेंसी. अब कोई स्टूडेंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल दानियाल, वो किसी दिन बैठा है 24 घंटे में से 20 घंटे और फिर एक हफ्ते तक पढ़ाई नहीं कर रहा है. तो इससे वो जो 20 घंटे बैठ रहा है और बाद में एक हफ्ते तक पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई स्टूडेंट 4 घंटे रोज़ कर रहा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा. समझा दानियाल? एक ही स्टूडेंट बस एक ही साथ चल रहा है तो वैसा नहीं चलेगा. ये सिर्फ दानियाल के लिए नहीं है, सबके लिए बोल रहे हैं हम, है ना अलबत? सही है. चौहान को देखो, चौहान कैसे कर रहा है? रोज़ 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है. तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, सातत्य, सेम लेवल पे परफॉर्म करना. तो सेम ट्रीटमेंट करना ईयर आफ्टर ईयर, ये एक ऑब्जेक्टिव है. क्या का रीजंस फॉर गैप? पहला अचीव यूनिफॉर्मिटी, दूसरा रिमूव कन्फ्यूजन, तीसरा अचीव कंसिस्टेंसी. ये गैप्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थ्योरी बेस कहा जाता है. ये बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है. ऐसा बॉडी में बैकबोन का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, जिसके ऊपर पूरी बॉडी बेस्ड है. सभी हमारे बॉडी पार्ट्स उसी के ऊपर निर्भर करते हैं. वैसे ही गैप इज़ बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसको कंसेप्ट, पोस्टुलेट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस भी कहते हैं. दीज आर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. ये कंडीशंस है जो फुलफिल करनी चाहिए गैप अप्लाई करने के लिए. दीज आर कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. फर्स्ट कंडीशन, ये 5 कंडीशंस आपको मिलेंगे. पहला, गैप फुलफिल करने के लिए रियल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए गैप. गैप अभी आएंगे 12 तो समझ में आएगा आपको. इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस. सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए. यानी कि कैसे होनी चाहिए गैप आपके? सिंपल, इजीली टू अंडरस्टैंड. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर. रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस होनी चाहिए एंड शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स. यानी कि नोट्स टू अकाउंट जो होता है ना, वैसे इंफॉर्मेटिव होना चाहिए गैप. ठीक. So these are the following conditions that must be satisfied. Based on real assumptions, simple, understandable and explanatory, followed consistently, reflect future predictions, should be informational to users. अब widely used gap, ये 12 गैप है जो मॉड्यूल में दिए गए हैं, वो देखिए आप क्या है और इसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. You need to by heart with understanding word to word. पहला है एंटाइटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट. ये अकाउंटिंग कंसेप्ट ये स्टेट करता है कि बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक नहीं है. अंबानी और रिलायंस एक है? नहीं है, नहीं है नहीं. अंबानी और रिलायंस दोनों एक नहीं है. इसीलिए जब सोल ट्रेडर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के बुक्स कहते हैं कि वी हैव टू पे टू सोल ट्रेडर. कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स और जो ट्रांजैक्शंस विद सोल ट्रेडर होते हैं और उसकी अकाउंटिंग होती है, इसका रीज़न ही एंटाइटी कंसेप्ट है. कि कंसेप्ट ये मानता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, सोल ट्रेडर और सोल कंसर्न दोनों अलग अलग है. दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट. यानी कि टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस
एज एंड व्हेन दे आर कैरिड आउट रादर देन एक्चुअल फ्लो ऑफ कैश। कि जैसा व्यवहार होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का वैसे उसको रिकॉर्ड करना, एक्चुअल पैसा आ रहा जा रहा वो मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स? शाबाश, गुड दानियाल, डेटर्स टू सेल्स। डेटर क्यों डेबिट बाबा? डेबिट द रिसीवर, और सेल्स क्यों क्रेडिट? इनकम। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल मतलब पैसा आया या गया? पैसा आया। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, हाँ क्रेडिट सेल मतलब उधारी पे माल बेचा, ना पैसा आया है ना पैसा गया है, माल बेचा है और पैसा बाद में आने वाला है, यानी कि पैसा नहीं मिला और फिर भी आप सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं इनकम बोल के, यानी कि तुमने डेबिट डेटर्स को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स टू सेल्स क्रेडिट किया इनकम बोल के, जबकि पैसा हाथ में आया नहीं मगर ट्रांजैक्शन कैरी हो चुका है। तो ये जो एंट्री हमने पास की ये एक्रूअल कंसेप्ट है। तो 11 से जो आप करते हैं वो एक्रूअल ही रहता है, सिर्फ बोलने में देरी होती है। ये बाद में बताया जाता है कि ये एक्रूअल कंसेप्ट के बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश सिस्टम होता है, एक्रूअल सिस्टम होता है और हाइब्रिड सिस्टम होता है। जिसने बेसिक्स लेक्चर अटेंड किए उसको याद आएगा कि 3 सिस्टम्स हैं, कैश सिस्टम, एक्रूअल ऑल्सो कॉल्ड एज मर्केंटाइल, और दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड, जिसमें एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे और रेवेन्यूज रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज हाइब्रिड। ठीक, तो वापस आओ इधर। सेकेंड हमारा गैप है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, कि जहाँ पे एक्चुअल फ्लो ऑफ कैश मैटर नहीं करेगा, बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग होगा। तीसरा है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट मीन्स टू मैच द एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू अर्न, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। अगर आप ट्रेडिंग पीएल को देखेंगे, अगर आपके सामने आंख बंद कर दिया तो ट्रेडिंग पीएल दिखेगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड यानी कि आपके राइट साइड है ना, आंख बंद किया क्यों, मेरे राइट साइड क्या दिख रहा है? सेल्स। तो सेल्स आपका क्या है? रेवेन्यू है। और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में जो है वो क्या है? एक्सपेंसेस है। तो दीज आर टू बी मैच, दीज एक्सपेंसेस हैव बीन इंकर्ड, एक्सपेंसेस ये खर्चा हुआ है टू अर्न दैट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कमाने के लिए ये एक्सपेंसेस हुए हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट, यू मैच द रेवेन्यूज and expenses incurred to earn that revenue. All revenues are matched with expenses incurred. और ये जो मैचिंग चलता है ये ऑन अकाउंट ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट चलता है। 12 पहला एंटाइटी, दूसरा एक्रूअल, तीसरा मैचिंग, चौथा गोइंग कंसर्न। ये कंसेप्ट ये मानकर चलता है कि द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले सालों में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए हम एसेट्स को एक्सपेंस बोल के पीएल को चार्ज नहीं करते, बैलेंस शीट में कैरी करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगले साल भी बिजनेस चलने वाला है और कई साल तक बिजनेस चलने वाला है। ये रीजंस है कि जिसकी वजह से एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, गोइंग कंसर्न, यानी कि we presume that business is not going to shut down in coming future. The assets are kept for generating future benefits and not for immediate sale. Going concern के बाद फिफ्थ कंसेप्ट आ रहा है स्क्रीन पे, पीरियोडिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिसिटी यानी कि हम एज्यूम ये करते हैं कि जो भी अकाउंटिंग की जाएगी वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज, जैसे कि हमारे पास पीरियड जो लिया गया है वो 1 ईयर का लिया गया है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जब ये 12 महीने हो जाते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कर देते हैं। बंद करने से ये होता है कि इस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के बेसिस पे हम कह पाते हैं बंद करने के बाद कि साल भर का सेल इतना, परचेज इतना, सैलरी इतना, रेंट इतना, ऐसा हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप बंद ही नहीं करेंगे तो वो चलता जाएगा अकाउंटिंग चलते जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्सपेंसेस की पोजीशन क्या है, रेवेन्यूज़ की पोजीशन क्या है, आप लॉसेस इंकर सफ़र कर रहे हैं या इनकम्स अर्न कर रहे हैं। तो ये काम आता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के बेसिस पे वी आर इन ए पोजीशन टू क्लोज द बुक्स, एंड व्हेन वी क्लोज द बुक्स वी आर इन ए पोजीशन टू इवैल्यूएट आवर बिजनेस परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस, एंड कंपेयर विथ आवर पास्ट परफॉर्मेंस।
सिक्स, बोलिए कितने हो चुके हैं आपके? 5। एंटाइटी, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, 6 आ रहा है, टोटल 12। आगे पीछे हुआ तो चलता है, नो इश्यूज। कॉस्ट कंसर्न कि वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट, कि एसेट्स जो है आप उसकी जो भी कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन फिक्सिंग ऑल एक्सपेंस इनकर टू मेक द एसेट रेडी, इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कंसेप्ट कि हम उसको अपनी एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। 7th आ रहा है रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये भी वैल्यूएशन क्राइटेरिया देता है, इट इज क्लोज टू कॉस्ट कंसेप्ट, इट इज समवॉट रिगार्डिंग कॉस्ट कंसेप्ट, it suggests that any change in business assets should be accounted only when the transaction materializes, यानी कि जब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन रियलाइज होगा तब ही वो बुक करना चाहिए। एक्चुअली ये रियलाइजेशन कंसेप्ट रिमोटली फॉलो किया जाता है, ये उस समय फॉलो किया जाता है व्हेन द बिजनेस इज टू बी शट डाउन, यानी कि व्हेन यू डिसाइड टू लिक्विडेट, टू क्लोज, टू शट डाउन, देन यू ब्रिंग ऑल एसेट्स टू इट्स रियलाइज वैल्यू, रियलाइज वैल्यू पे लेकर आ जाते हैं हम और उसके बेसिस पे जो भी लॉसेज है वो बुक कर देते हैं। तो ये होता है बेस्ड ऑन रियलाइजेशन कंसेप्ट। प्लस कॉस्ट कंसेप्ट में क्या रहता है कि आप कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते जाते हैं और उसको साल दर साल कैरी करते हैं बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। तो ये जो है वैल्यूएशन क्राइटेरियाज देता है और रियलाइजेशन कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है विद कॉस्ट कंसेप्ट, रेयरली यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट डुअल एस्पेक्ट, लुकस पैसिलियो, अकाउंटिंग साइंटिफिक वे, डबल एंट्री सिस्टम। क्या है आपका? डबल एंट्री सिस्टम गिवन बाय लुकस पैसिलियो, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहा गया है कि ईच ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, इफ समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट, इफ समथिंग इज समवन इज रिसीवर देन समवन इज गिवर। तो इस डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे ये कहा गया है कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है कि ईच ट्रांजेक्शन हैज टू इम्पैक्ट, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन भी आई है। तो पहले तो 2 इफेक्ट देखेंगे आप, इस तरह से हमने उसको समराइज किया हुआ है। इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट इट कंक्लूड्स, डुअल एस्पेक्ट क्या कंक्लूड कर रहा है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, बहुत मज़ा आएगा अगर आपके सामने अगर आप बैलेंस शीट रख पाए, है ना। इफ देयर इज इंक्रीज इन एसेट तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। सबको मालूम है जो ये लेक्चर सुन रहा है कि बैलेंस शीट टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इज सेम, यानी कि बैलेंस शीट टैली होती है, जितने आपके एसेट्स है उतने लायबिलिटीज होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ठीक है। अब इंक्रीज इन एसेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लायबिलिटी का कोई एग्जांपल ट्रांजैक्शन का, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी उधार पे खरीदी की, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी वेंडर, मशीनरी को डेबिट एसेट और मशीनरी वेंडर को क्रेडिट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट आँख बंद करके बैलेंस शीट देखो तो मशीनरी कहाँ आएगी? एसेट साइड, और मशीनरी वेंडर सप्लायर कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। हो गया टैली। तो अब क्या कह सकते हैं आप? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरा सेकंड इसका इफेक्ट जो आ रहा है डबल एंट्री इफेक्ट 2 इम्पैक्ट के, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक ट्रांजेक्शन ऐसा कि लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई। अब बताओ इसका एग्जाम्पल कि लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी कम होनी चाहिए, लायबिलिटी बढ़ गई और लायबिलिटी कम हो गई। कैसा? कि आपने लॉन्ग टर्म लोन को ओडी में कन्वर्ट किया, क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन ओडी में कन्वर्ट, या चलो इससे सिंपल, क्रेडिटर्स वर पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, कि क्रेडिटर को पेमेंट किया हमने शेयर्स देकर, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, और शेयर कैपिटल क्रेडिट द गिवर, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी वजह से क्रेडिटर्स कम हुए मगर शेयर कैपिटल बढ़ गया, एक लायबिलिटी कम हुई, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। वापस बैलेंस शीट टैली है। जो हम बैलेंस शीट से सोचने के लिए बोल रहे हैं तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि एंड में हमें बैलेंस शीट कैसी चाहिए? टैली। एक ये पहला इफेक्ट क्या था आपका? टू इम्पैक्ट्स देने का पहला एक उसका एग्जांपल इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो सकता है, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, तो इससे बैलेंस शीट टैली। ये आपका है डबल एंट्री। दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी भी हो सकता है, एक लायबिलिटी बढ़ गई तो एक लायबिलिटी कम हो, ये भी डबल एंट्री है, बैलेंस शीट टैली। तीसरा डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, कि एसेट कम हुआ और लायबिलिटी भी कम हुई। अब बताइए कैसे एसेट कम लायबिलिटी कम? इसका एग्जांपल, हाँ बैलेंस शीट देखो सामने, बैलेंस शीट
और अब बताओ ऐसा कि एसेट भी कम हुई, लायबिलिटी भी कम हुई। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पैसा दिया तो एंट्री, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम, इधर से कैश कम हो जाएगा, एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। पहला क्या था, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरा इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तीसरा डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। चौथा एसेट एसेट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। अब इसका एग्जांपल बताओ कि एसेट भी बढ़े और एसेट भी कम हो, ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन, और बैलेंस शीट टैली हो रही है, तो बैलेंस शीट सामने लाओ, एसेट बढ़े और एसेट कम हो, एसेट बढ़े और एसेट कम हो। कैसा हो सकता है बाबा, एसेट साइड सोचो, आपके पास में मशीनरी है, इक्विपमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, एसेट बढ़े एसेट कम हो। अब जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी बढ़ जाएगी और कैश बैंक कम हो जाएगा। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कम हो जाएगा मगर कैश बैंक बढ़ जाएगा, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। तो इस तरह से ये जो डुअल एस्पेक्ट है ना, इसके वजह से क्या होता है, ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। इसके एंड रिजल्ट ये है, एंड रिजल्ट ये चार में से कुछ होगा। एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही, लायबिलिटी कम हो रही, और लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है, इस तरह से। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस बोलेंगे तो आँख बंद करके सामने बैलेंस शीट रखना आपने, और बैलेंस शीट को सोचकर ऐसा एग्जांपल बोलना कि जिससे आपकी बैलेंस शीट क्या हो रही है, टैली हो रही है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, कि मशीन परचेस की तो मशीन बढ़ गई, कैश कम हुआ, इस तरह से। डेटर्स बढ़ गया, डेटर्स कम हुआ, कैश बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, ऐसे। तो ये जो डुअल एस्पेक्ट है ना, इट हैज़ रिजल्टेड इनटू अकाउंटिंग इक्वेशन, इट हैज़ गिवन एन अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इसके वजह से ये आया है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, सी प्लस एल इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स। 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट है, बोलिए कौन कौन से, एंटाइटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न। एंटाइटी, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी। कॉस्ट, रियलाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट, कॉस्ट, रियलाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट। 8th हो चुका है, अब आ रहा है 9th, money measurement concept. It talks about only those transactions which are valued in money, measured in money should only be recorded. मनी और मनीस वर्थ में जो ट्रांजैक्शन कैरी होते हैं वही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है जो हमने कहा था कि आपके पास में स्ट्रेंथ है, लेबर फोर्स है, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, मगर वो क्योंकि मनी में एक्सप्रेस नहीं होता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। 10th है कंजर्वेटिज्म, द फेमस अकाउंट वैल्यूएशन रूल, गोल्डन रूल ऑफ वैल्यूएशन। आपको याद होगा, सेल एंड अप्रूवल हो चुका है, इन्वेंट्रीज ये चैप्टर हो चुका है, और उस चैप्टर में हम कहते थे कि स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये जो गोल्डन रूल फॉर वैल्यूएशन है, गोल्डन रूल फॉर वैल्यूएशन, ये कंजर्वेटिज्म से आया है। क्या कहता है कंजर्वेटिज्म, गौर से सुन लो। कंजर्वेटिज्म यानी कि टू बुक द लॉसेज एज एंड व्हेन यू एस्टिमेट, बट नॉट टू बुक द इनकम्स अनलेस एंड अनटिल दे आर रियलाइज्ड। क्या कह रहे हैं, जब तक के ट्रांजैक्शन कैरी नहीं होता इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अंदाज पे भी नहीं, मगर लॉसेस को अंदाज पे बुक कर देंगे, बुक कर देंगे, बुक कर देंगे। एंटिसिपेटेड, एस्टिमेटेड लॉसेज आर टू बी बुक्ड, 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 but incomes are not to be recorded unless and until you carry the transaction. It means conservatism यानी कि narrow minded, यानी कि आपने आपके प्रॉफिट्स लोअर साइड ही रखने हैं। जब तक कि इनकम ट्रांजैक्शन कैरी नहीं होता इनकम को बुक मत करो, लेकिन लॉस एस्टिमेट बेसिस पे आप कर लो। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम रिकॉर्ड करते हैं या इन्वेंट्रीज, आप देखेंगे कि मान लो आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट है, आग बंद किया तो क्या है आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है आपका, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास खरीदा हुआ है 50,000, 50,000। अब उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 80,000 है, तो हम वो 50 पे रखते हैं, 80 पे, 50 पे ही, मार्केट वैल्यू पे नहीं रखते हैं क्योंकि वो अभी बिका नहीं। तो 50 पे रखने की वजह से आपका जीपी जो भी आएगा वो कम आएगा, 80 पे रखेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो वही कह रहा है कंजर्वेटिज्म कि आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है इनकम जब तक कि वो रियलाइज़ नहीं होता। अब वही क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट 50 है, लेकिन मार्केट में लॉकडाउन के वजह से, कोविड के वजह से, रिसेशन के वजह से उसकी मार्केट वैल्यू 30 है,
कॉस्ट कितनी थी 50, एनआरवी कितनी है 30, तो क्या कहता है वैल्यूएशन रूल, आप उसको 30,000 पे रखेंगे तो आपका जीपी लोअर बुक होगा। तो ये जो किया गया ये बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म के लिए ये 3 फीचर्स होना ज़रूरी है, प्रूडेंस दैट इज़ फेयर जजमेंट, दूसरा है न्यूट्रलिटी अनबाइज आउटलुक, और तीसरा है फेथफुल ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से कह रहे हैं 3 फीचर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स फेयर जजमेंट, जैसे कि आप कहते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% 2%, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रूडेंस फेयर जजमेंट। न्यूट्रल यानी कि अनबाइज आउटलुक, यानी कि ना तो आप लॉसेस की तरफ झुको ना इनकम्स की तरफ, जो है वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करे। फेथफुल यानी कि ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलिए 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट, टोटल है 12, हम 10 कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहला था आपके पास में एंटाइटी कंसेप्ट, क्या था, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। एक्रूअल, तो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन एक्रूअल। नेक्स्ट वाज मैचिंग, टू मैच द इनकम्स विथ एक्सपेंसेस। गोइंग कंसर्न, not to shut down in near future. Periodicity, कि we record the transaction for a particular period. Cost, assets are recorded at cost. Realization concept, to record on realization. Dual aspect, next is 8 piece, dual aspect, यानी कि each transaction has 2 impact. 9th money measurement, और 10th है conservatism. Only 2 remaining. 11th consistency, यानी कि एक जो आप ट्रीटमेंट लेंगे वो साल दर साल आपने कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें चेंज नहीं लाना चाहिए, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड ऑन रेगुलर बेसिस, ईयर टू ईयर। इट स्पेसिफिकली गाइड्स दोज एरियाज में मोर देन 1 अल्टरनेटिव अवेलेबल। देखो, जब मैं कहूँगा कि एक ही मेथड को बार बार फॉलो करो, ये सेंटेंस तभी वैलिड है जब एक से ज़्यादा मेथड है, तो हम ये वैलिड सेंटेंस है। अगर एक ही मेथड है तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखेंगे ऐसे एरियाज जहाँ पे मोर देन 1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज गिवन, जैसे गुडविल वैल्यूएशन में एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, इन्वेंट्रीज़ के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स हैं। तो ये जो एरियाज है जहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड दिए जाते हैं, वहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि एक बार जो आप फॉलो करेंगे उसी को ईयर दर ईयर, जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपने फीफो लिया तो ईयर आफ्टर ईयर फीफो ही चलाइए। फीफो मज़ा नहीं आ रहा है, चलो अपन लीफो लेकर देखते हैं, सिंपल एवरेज लेकर देखते हैं। ये कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक बार जो शुरू किया तो ईयर आफ्टर ईयर वही करेंगे। डीबीएम शुरू किया तो हर साल डीबीएम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन ये 3 इसके लिए अपवाद है, एक्सेप्शंस है। ये 3 सिचुएशन में अगर आप मेथड चेंज करेंगे तो कंसिस्टेंसी हैज़ बीन रिवोक, ये नहीं माना जाएगा। 3 सिचुएशन में अगर आपने मेथड चेंज किया तो इट इज़ एक्सेप्टेड टू कंप्लाई विथ एनी लॉ, टू फॉलो सजेस्टेड एज पर AS, एंड वेयर द मैनेजमेंट फील्स चेंज विल रिजल्ट इन ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कह रहे हैं हम, अगर लॉ को कंप्लाई करने के लिए आपने मेथड चेंज किया, जैसे कंपनी है और कंपनी एक्ट कहता है कि डीबीएम फॉलो करना चाहिए, तो एसएलएम से डीबीएम पे अब आ गए हैं, तो मेथड तो चेंज हुआ लेकिन कंसिस्टेंसी रिवोक हुई, ऐसा नहीं कंक्लूड किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आपके ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और वो सजेशन फॉलो करने के लिए आपको चेंज करना पड़ा होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। और अगर चेंज इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को लग रहा है कि चेंज की वजह से ज़्यादा प्रॉपर ट्रू फेयर प्रेजेंटेशन आएगा। क्या कई सालों से इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो पे कर रहे थे, लेकिन अगर मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि फीफो से अच्छा होगा कि आप अगर वेटेड एवरेज लें तो इट विल गिव मोर ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो फिर सच चेंज विल नॉट रिजल्ट इन
in a conclusion that consistency has been revoked, you can go for such change under following 3: to comply under law, to follow accounting standards, where you feel that change will result in more true and fair presentation of financial statement. ठीक है, लास्ट है आपका मटेरियलिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट, विच इज अबाउट ऑल, ये सभी अकाउंटिंग कंसेप्ट को ओवरराइड करता है, इसलिए सबसे लास्ट में दिया गया। मटेरियलिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट ये सजेस्ट करता है, मटेरियलिटी मतलब इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, हाँ मटेरियलिस्टिक इट इज, ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक, तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त आपको ये सोचना पड़ता है कि ये इसका बिजनेस के ऊपर कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कितना सिग्निफिकेंस रहेगा। आप देखेंगे कि आपके पास बिजनेस में जो कैलकुलेटर्स हैं, फुट मैट या फिर स्केल है, रूलर है, स्टैपलर है, ये जो स्टेशनरी आपके पास रखी हुई रहती है बिजनेस में, तो क्या ये कई साल तक यूज़ होती है? हाँ, कई साल तक यूज़ होती है। अगर ये कई साल तक यूज़ होती है, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो अगर आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट बियॉन्ड 1 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ऐसा है तो जैसा हम मशीनरी को बैलेंस शीट में शो करते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स, उसी के नीचे बैलेंस शीट एसेट में हमने लिखना चाहिए वहाँ पर फुट मैट, देन यू हैव स्टैपलर, देन यू हैव पंचिंग मशीन, देन यू हैव कैलकुलेटर। ऐसा हम वहाँ पर ये आइटम्स को लेते नहीं हैं, क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, ये निग्लिजिबल वैल्यू के है और बिजनेस में इनका सिग्निफिकेंस बहुत कम है। स्टैपलर नहीं रहने की वजह से प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है सच नहीं है। पंचिंग मशीन, फुट मैट, ये जो है, ये चीज़ों की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कि हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, पीएल को चार्ज कर देते हैं। दिस कंसेप्ट मेक अस टू थिंक हाउ इम्पॉर्टेंट द ट्रांजेक्शन इज। इट इज़ एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इट परमिट्स अदर कंसेप्ट टू बी इग्नोर्ड। दूसरे कंसेप्ट को ओवरराइड करता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक, अब ये 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए, कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट से बेटा? 12। फिर से हम सिर्फ नाम ले लेते हैं। 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहला है एंटाइटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। दूसरा एक्रूअल, आगे पीछे हुआ तो चलता है। दूसरा एक्रूअल। तीसरा पीरियोडिसिटी। चौथा मैचिंग। पांचवा मनी मेजरमेंट। छठा गोइंग कंसर्न। 7 कॉस्ट। 8 रियलाइजेशन। 9 ड्यूअल कंसेप्ट। 10 कंजर्वेटिज्म। 11 कंसिस्टेंसी और 12 मटेरियलिटी। इस तरह से ये 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है। ये थ्योरी आपको बाय हार्ट करना मस्ट है, नो ऑप्शंस। अब इसी में आगे ये जो 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, इसके इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स दिए गए हैं मॉड्यूल में, और ये एमसीक्यूज़ में भी बहुत बार आया करता था सीपीटी में। अब आप इसको समझे अच्छे से। इम्पोर्टेंट नोट्स। एक्रूअल, फाउंडेशन ऑन विच प्रेजेंट डे अकाउंटिंग इज बेस्ड। आज की अकाउंटिंग जो बेस्ड है वो एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सेपरेट एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट, ये 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिस पे अदर कंसेप्ट लिंक्ड है। सेपरेट एंटिटी और मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट है तो उसके वजह से कॉस्ट है, कंजर्वेटिज्म है, मेजरमेंट हो रहा है। ठीक, और सेपरेट एंटिटी इस 2 से लिंक्ड है बाकी के 10 कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट अलॉन्ग विथ इट एक्रूअल एंड पीरियोडिसिटी ऑपरेट। जब आप मैचिंग चला रहे होते हैं तो मैच करने के लिए एक्रूअल के बेसिस पे एक्सपेंसेस और इनकम लिए जाती है, और वो पर्टिकुलर मंथ और पीरियड की ली जाती है। तो मैचिंग कंसेप्ट ऑपरेट करते वक्त एक्रूअल और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी साथ ही साथ साइमल्टेनियस ऑपरेट हो रहा होता है। गोइंग कंसर्न, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन गिव्स वैल्यूएशन क्राइटेरिया। ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट और रियलाइजेशन, वैल्यूएशन क्राइटेरिया देती है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कहा जाता है। ये AS1 में भी है, इंटरमीडिएट में भी आएगा आपको। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल को फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और से सुनो। गोइंग कंसर्न कि बिजनेस इज नॉट गोइंग टू शट डाउन इन नियर फ्यूचर। कंसिस्टेंसी, सेम ट्रीटमेंट इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर।
एक्रूअल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन एक्रूअल रेदर देन फ्लो ऑफ कैश, बराबर। तो ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट को फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कहा जाता है। का मतलब ये कि अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगा और नीचे नोट्स में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये तीनों उसने फॉलो किए हैं कि आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल की बुनियाद पे बनी है। अगर आपने गोइंग कंसर्न रिवोक किया या कंसिस्टेंसी में चेंज लाया या एक्रूअल की जगह कैश पे आ गया, तो आपने वो डिस्क्लोज करना है। If the financial statement has not followed any of these concepts, then it shall be disclosed. यानी कि कुछ मत लिखो तो ये माना जाएगा कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल अबाइड किया गया, फॉलो किया गया है। नहीं किया तो आप उसको कैटेगरीली स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट ये 3 कंसेप्ट है, ठीक। लास्ट पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है ना। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कि हम पर्टिकुलर पीरियड के बेसिस पे क्लोज करते हैं। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्लोज कर पाते हैं, हम कंपेयर करते हैं। और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मैचिंग द रेवेन्यू विथ एक्सपेंस, यानी कि इट इज़ बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट दैट वी कंपेयर एंड देयर इज कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके पीएनएल और बैलेंस शीट, उसमें ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? 11 कैरेक्टरिस्टिक्स इट शुड हैव। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजीली अंडरस्टैंड टू यूजर्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि आम आदमी को, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, वो रेफर कर रहा होता है, और शेयर होल्डर के पास में पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज हो ज़रूरी नहीं है। शेयर होल्डर साइंस बैकग्राउंड का हो सकता है, आर्ट्स बैकग्राउंड का हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कोई भी दूसरे फील्ड का हो सकता है, या एग्रीकल्चरिस्ट शेयर होल्डर हो सकता है। तो आपने इजी लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यूजर्स। रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, कि जो इन्फॉर्मेशन आप कोट करेंगे वो रिलायबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए। कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं उससे संबंधित रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, अनवांटेड डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेरेबिलिटी, आप देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तो आपका इस साल का और पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है, इस साल का और लास्ट ईयर, इमीडिएट लास्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर नहीं बेटा, नेक्स्ट ईयर कहाँ से आएगा? करंट ईयर एंड लास्ट ईयर, 19 एंड 18, इस तरह से। सो दैट विल हेल्प यू टू कंपेयर, कि जो इसको रेफ़र कर रहा है उसके जो यूज़र्स है वो कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। कंपेरेबिलिटी। मटेरियलिटी, जो हमने देखा कि मटेरियल ट्रांजेक्शन्स आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हो दैट दोज ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन इट्स सब्सटेंस शुड बी रिकॉर्डेड एंड नॉट ऑन बेस्ड ऑन इट्स लीगल फॉर्मेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस को बेस्ड ऑन इट्स इम्पोर्टेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, सिग्निफिकेंस, और लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता। लिसन केयरफुल जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी है, क्या खरीदी है? बिल्डिंग, वेयरहाउस, गोडाउन, ठीक है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको मालूम है कि इसका एग्रीमेंट होता है, सेल डीड होती है, और फिर बाद में नोटरी और रजिस्ट्री होती है। मान लो आपने 10 मार्च को बिल्डिंग का पूरा पेमेंट कर दिया और एग्रीमेंट भी हो चुका है, कंसिडरेशन भी पे हुआ, पोजेसन भी ले लिया आपने, लेकिन जो नोटरी ऑफिस में जाके जो रजिस्ट्री करनी होती है, स्टैम्प ड्यूटी पे कर अपने ऊपर लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, वो नहीं कर पाए क्योंकि सेलर अब्रॉड में है। उन्होंने कहा कि हम अप्रैल में आएंगे और आकर जो है तो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। फिर से 10 मार्च को पूरी डील हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी की, आपने पोजीशन ले लिया, कंसिडरेशन पे कर दिया, सेल एग्रीमेंट हो चुका है, रजिस्ट्री होना बाकी है, जिसके वजह से आप लीगल ओनर कहलाएंगे, लीगल टाइटल आना बाकी है। लेकिन उधर से कमिटमेंट है कि बीइंग ही इज़ नॉट अवेलेबल, ही इज़ आउट ऑफ टाउन, अब्रॉड, he is right now in abroad, so he has assured you that he will be returning back. The seller is returning back in the month of April, and the formalities will be completed in the month of April itself. My question is, on 31st March, this building will be shown as asset in our balance sheet or not?
ये बिल्डिंग हम हमारी बैलेंस शीट में एसेट बोल के दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो अब इसको जानने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये आप कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे चल, इसको कंसेप्ट भी कहा जाता है कि ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि आप अकाउंटिंग करते वक्त सब्सटेंस मैटर करता है, उसके पीछे जो सिग्निफिकेंस है वो देखो आप, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पार्ट एंड पार्सल है वो होते रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोजीशन हम ले चुके हैं और हमने पेमेंट भी पूरा कर दिया और एग्रीमेंट भी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ऐसा यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप ओनर हैं, तो उसको एसेट बोल के बैलेंस शीट में आप शो करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते रहेगी। ठीक, तो ये 11 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंट, कंपेरेबिलिटी, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रूडेंस होना चाहिए यानी कि फेयर जजमेंट, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। न्यूट्रल, प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर, कंप्लीटनेस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन बाय हार्ट करना है, नो ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये 4 है। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। सिलेक्शन बेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियलिटी, प्रूडेंस एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये 3 के बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। डिस्काउंट ऑलरेडी बेसिक्स में हम देख चुके हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्काउंट, कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो चुका है आपका। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने किए। ट्रू और फॉल्स, और स्टूडेंट अभी तो ये दे भी रहा है एग्ज़ाम्स। ठीक, पर्सनल ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, रियल पर्सनल नॉमिनल, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ये नीचे है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट। ये सब बेसिक्स में हमने कवर किया। कैश बुक हुआ, सब्सिडरी बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये बेसिक्स का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन rectification of errors, very important chapter, rectification of errors we are going to start with. Thank you.